पेन हो गया। सभी लोग जुड़ जाइए, आज कुछ खास है बताने के लिए, इसीलिए मनीष सर और हम दोनों एक साथ आए हैं आज लाइव, और आपके जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करें, कुछ खास है आप लोगों के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे, आज कुछ अलग होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आज डिस्कशन करेंगे सतीश सर। देखेगा सीधा देखना पहले। सारे लोग शेयर करें एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है उसको कंफर्म कर दीजिए आप लोग। सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं सेशन को शेयर करें, और जितने भी ऑडियो वीडियो अगर आप लोगों के पास कंफर्म जा रहा होगा, सही जा रहा होगा, तो उसको ओके लिख करके क्लियर करें। सारे लोग क्लियर करेंगे ऑडियो वीडियो कैसा जा रहा है, और सारे लोग शेयर करें। गुड इवनिंग सभी को, जल्दी जल्दी शेयर करें, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर करें। उसके बाद फिर आप लोगों की क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, जितने जल्दी हो सके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। देखिएगा बोर्ड पर चल रहा है आपका बिहार लोक सेवा आयोग पटना प्रेस ब्रीफिंग, ठीक है, तो सारे लोग शेयर करें और जल्दी जुड़ जाएं, ताकि आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये। गुड इवनिंग सभी को, चलिएगा बस कुछ ही क्षण में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो सेशन है। सारे लोग शेयर कर दें, जितने लोग भी हैं सभी लोग अपने अपने ग्रुप में डाल दें, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इसके बाद आप लोग का जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेट प्रैक्टिस है वो मनीष सर कराएंगे, ठीक है। जितने जल्दी लोग अभी जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी जुड़ें। और तो देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा, जी हाँ, आज बीपीएससी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और बीपीएससी के इतिहास में जो सबसे बड़ी बहाली है वो आज आई है बीपीएससी की तरफ से, और ये ऑफिशियली घोषणा किया गया है। देखिएगा यहाँ पर आप लोग कि बीपीएससी में बहालियों की संख्या कितनी है, ठीक है। आप लोग यहाँ देखेंगे कि ये बिहार लोक सेवा आयोग और प्रेस ब्रीफिंग किया हुआ है, और ये आपका ऑफिशियल चीज बता रहे हैं, यानी ऑफिशियली प्रेस की ये कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, 17वीं बीपीएससी का बहाली आ गया। जी हाँ, 17वीं बीपीएससी का बहाली आ गया, और इस वैकेंसी में इतने ज्यादा पदों की संख्या है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि बीपीएससी के थ्रू भी इतना पद आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका जो पदों की संख्या है, पदों की जो संख्या है, ये जो आपका टोटल रहने वाली है इस बार 1964 पद, ठीक है। पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, 1964 पद रहने वाली है, और ये अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ा वैकेंसी है, ठीक है। बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ा वैकेंसी है ये, ठीक है, सबसे बड़ा वैकेंसी है। इसके बाद आपको किसी भी तरह का ऐसा अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे इलेक्शन हो या किसी भी वजह से हो, लेकिन बीपीएससी में इतना ज्यादा बहाली ये आपको पहली बार देखने के लिए मिल रहा है, और ये इतिहास में भी पहली बार ऐसा हुआ है। और आगे पदों की संख्या क्या होगी नहीं होगी इसको लेकर के कोई वैसा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे पास है उसमें अपना बेस्ट देने के लिए सोचेंगे। देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी कि कौन कौन सा पद वगैरह आया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत यह है कि बीपीएससी में इसके पहले जो भी वैकेंसी आती थी उसमें टॉप लेवल के जो पद होते थे वो काफी कम होते थे, लेकिन इस बार देखिएगा अनुमंडल पदाधिकारी, जी हाँ, एसडीएम, ठीक है, या सीनियर डिप्टी कलेक्टर एसडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी या एसडीसी, जिसको सीनियर डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, वरीय उप समाहर्ता, जो पे लेवल 9 है और सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है बीपीएससी के थ्रू। इसके पदों की संख्या 200 है। तो आप लोग एक बार देख लें, जितने लोगों का भी इस बार ग्रेजुएशन हो गया है
उन लोगों के लिए ये बड़ा ही स्वर्णिम अवसर है। उन लोगों के लिए ये आपका 200 पद रहने वाला है। आपका अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम और या एसडीसी जो एक ही होता है, यानी सिंपली इसको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लगभग 200 पद है। लगभग नहीं, ये 200 कंफर्म है, क्योंकि बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है। दूसरा चीज देख लीजिए, डीएसपी का पद बिहार पुलिस सर्विस बीपीएस, ठीक है। ये जो है आपका, ये भी पे लेवल 9 ग्रुप ए का वैकेंसी है स्टेट लेवल पर, ठीक है। सेंटर के हिसाब से, सेंट्रल लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ग्रुप बी में आ जाता है, लेकिन स्टेट पर ग्रुप ए है और इसके पदों की संख्या 136। जी हाँ, अभी तक का सबसे बड़ा बहाली है, जिसमें आपका एसडीएम 200, डीएसपी 136, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका बीएफएस बिहार फाइनेंशियल सर्विस, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो ये जो आपका है असिस्टेंट कमिश्नर का, ये पे लेवल 9, ये 168 पद है। तो देखिएगा आपका सारा का सारा जो पद हम बता रहे हैं, ग्रुप 9, ये ग्रुप ए का पद है और लेवल 9 का पद है, ठीक है। तो इस तरह से और विभिन्न विभागों के पदों की संख्या जो लेवल 9 में है, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में हो गया, सब रजिस्ट्रार हो गया, ये बिहार शिक्षा सेवा हो गया, इन ये पदों की बहाली 174 पद पर होगी, ठीक है। तो ये आपका पे लेवल 9। उसके अलावा अगर बात करें कि बीडीओ यानी ग्रामीण विकास पदाधिकारी, आरडीओ पहले बनते हैं, ठीक है, यानी पे लेवल 7, इसका 393, ठीक है, 393 पद है पे लेवल आपका ये 7 वाला, यानी आरडीओ का कितना पद है, 393 पद है। और आरओ जो आगे चल करके क्या बनेंगे, सीओ के पदों की संख्या देख लीजिए 287 सीओ, बाद में अभी आरओ बनेंगे, आरओ के बाद सीओ बनेंगे 287, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है, ये सप्लाई इंस्पेक्टर है, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर मत समझ जाइएगा, ये सप्लाई इंस्पेक्टर है जो आगे जाकर के मार्केटिंग ऑफिसर बनते हैं, एमओ बनते हैं, 233 पद, ठीक है। और प्रखंड एससी एसटी ऑफिसर 125 पद, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग विभागों में पदों की संख्या 213। तो इस तरह से 1929 पद का बहाली अभी तक ये जारी कर दिया गया है और 1929 में 35 पद अभी और जुड़ेंगे और आपका फाइनल जो नोटिफिकेशन है 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेगी और इस तरह से 1964 पदों पर बहाली होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा कि इतने सारे पद हैं। तो जिन लोगों का भी ग्रेजुएशन हो चुका है वो बेझिझक इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि सर्वोदय आईएएस प्लान कर रहा है कुछ इस तरह से कि आपका जो 17वीं बीपीएससी है, प्री है, इसका तैयारी इस तरह से करवाया जाएगा कि आपका एक सीट कंफर्म रखने का प्रयास किया जाएगा, बशर्ते आप भी उसी तरह से मेहनत करते रहें, ठीक है। तो देखिएगा अब मनीष सर कुछ बताएंगे बीपीएससी के इतने बड़े बहाली के बाद, ठीक है। तो सर आप बताइए कि ये जो बहाली है स्टूडेंट लोग के लिए कैसा अपॉर्चुनिटी है? ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिहार में पहली बार इतनी बड़ी बहाली आई है। मैं आप लोग से ही उम्मीद करूंगा सर्वोदय परिवार से जुड़िए और ये आपका अंतिम अटेम्प्ट होना चाहिए, इसके बाद कोई और चांस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 17वीं बीपीएससी बहाली, इतना बड़ा बहाली अभी तक बीपीएससी के इतिहास में पहली बार आया है। तो देखिएगा ये जैसा कि मनीष सर बताए कि ये बहाली आपका ये प्रथम और अंतिम होना चाहिए। जो जिन लोगों का भी पहला अटेम्प्ट है उन लोगों के लिए लास्ट अटेम्प्ट भी होना चाहिए और अपना एक पद सिक्योर कर लेना चाहिए बीपीएससी में ऑफिसर के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करने के लिए हमारे सर्वोदय आईएएस से जुड़ सकते हैं। आपका सर्वोदय आईएएस जो है आपका जो मेन ब्रांच है विसार तालाब के पास, वहां आ सकते हैं। आकाश टेक्निकल कैंपस बाईपास पर हमारा जो ब्रांच चलता है, वहां भी 17वीं बीपीएससी को लेकर के टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है और बीपीएससी के लिए ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस अभी चल रही है जो दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक चल रही है। तो इस अवसर को आप लोग जाने नहीं दें। जिन लोगों का भी आपका ये ग्रेजुएशन हो चुका है इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। और इसके साथ साथ अन्य लोगों का भी मैसेज आ रहा है कि सर जिसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी अभी बहालियों की संख्या की कमी नहीं है। बिहार एसएससी ने अभी अच्छा खासा वैकेंसी निकाली है और फिर से आने वाली है। बिहार सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, बिहार एसएससी जिसको सचिवालय सहायक भी बोलते हैं, उसका भी पद आने वाला है। बिहार एसआई का भी पद आने वाला है। तो ये जो आपको नौकरियों का जो दौर है उसमें आप मतलब अपने सफलता से चूक नहीं जाना और अपना एक पद सिक्योर कर लेना सर्वोदय आईएएस के साथ। तो आज इतना, फिर हम लोग एक दिन कल या परसों फिर हम आ करके सिलेबस को पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस है
और किस तरह से आपका ये बीपीएससी एग्जाम क्रैक होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इस बार जो पेपर है वो मल्टीपल शिफ्ट में लिया जाएगा। मल्टीपल शिफ्ट कहने का मतलब अभी तक क्या होता था कि एक बार में सारे लोगों का एग्जाम ले लिया जाता था, लेकिन इस बार बीपीएससी में एक नया ये मतलब ट्रेंड का शुरुआत होने जा रहा है कि बीपीएससी का जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, और जब मल्टीपल शिफ्ट में होगा तब जाकर के आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा। जैसे रेलवे वगैरह में होता है, एसएससी वगैरह में नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी बीपीएससी में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप एक बात ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि बीपीएससी में इस बार भी निगेटिव रहने वाला है, 1/3 निगेटिव रहेगा। ठीक है, बीपीएससी में 1/3 इस बार निगेटिव रहेगा, और आपका एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा और टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे पहले पूछे जाते थे। ठीक है, तो हम लोग आएंगे एक दिन फिर से लाइव, और जिसमें मेनली डिस्कस करेंगे बीपीएससी के सिलेबस को। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं मनीष सर के साथ, एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन, और मनीष सर अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलते हैं अब सेट प्रैक्टिस की ओर। आप लोग रेडी हैं सेट प्रैक्टिस के लिए? अगर रेडी हैं तो यस टाइप करेंगे। गुड इवनिंग कुंदन। अभी आप लोगों के सामने सतीश सर बताया तैयार 17वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन के बारे में। एक दिन का स्पेशल इस पे क्लास लिया जाएगा सतीश सर के माध्यम से, और चलते हैं हम लोग अब अपने क्लास की ओर। बहुत अच्छे, यस सर, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन, आज कल हमने बताया था कि टॉप 20 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री को होने वाला है। वो टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और एक क्वेश्चन आपको पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चुनिंदा क्वेश्चन है, जो आगामी एग्जाम, जैसे सभी बीपीएससी आगामी एग्जाम में आने वाला है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में पाटीवेदिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए प्रधान पुजारी, ऑप्शन बी रिपोर्टर, ऑप्शन बी शाही कोषाध्यक्ष, ऑप्शन डी सैन्य कमांडर। जवाब देंगे। ये जो क्वेश्चन है आगामी एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। जवाब देंगे आप लोग। पाटीवेदिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था प्राचीन इतिहास में? जवाब का वेट कर रहे हैं आप लोगों का। पहला जवाब आया देवा बी, और भी लोग जवाब देंगे। सुजीत डी, और भी लोग जवाब देंगे। शशिकांत बी, अर्चना डी, और भी लोग। चलते हैं इसका आंसर की ओर। बी, सुजीत बी, ठीक है। जिनका बी है आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में पाटीवेदिका जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो रिपोर्टर के लिए किया जाता था। ये बिल्कुल सही जवाब है। ये जो पाटीवेदिका जो है पाटीवेदिका, ये मौर्य प्रशासन में अशोक द्वारा उन व्यक्तियों को रखा गया था जो जनता और सार्वजनिक मामले की सूचना राजा तक पहुंचाते थे, और इसलिए उनको पाटीवेदिका कहा गया है। और वर्तमान में वो उनको अभिलेख खोजकर्ताओं ने उन्हें रिपोर्टर शब्द दिया है। तो पाटीवेदिका जो हैं वो आपके रिपोर्टर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अशोक के
द्वितीय शिलालेख में, अशोक के द्वितीय शिलालेख में साम्राज्य के दक्षिणी सीमा का उल्लेख किस रूप में किया गया है? चोल, पांडे, सत्यपुत, केरल। ऑप्शन बी चेर, चोल, पांडे और सत्यपुत। ऑप्शन सी चेर, पांडे, चोल, सत्यपुत। ऑप्शन डी पांडे, चोल, चेर, सत्यपुत। जवाब का वेट कर रहे हैं और ऑप्शन क्वेश्चन लिखकर जवाब देंगे, ऐसे पता नहीं चल पाता है क्या है। जवाब देंगे आप लोग। मिस्टर हैरी बी, और भी लोग जवाब देंगे? सभी लोग जवाब देंगे? सेकंड का जवाब। अगर सुष्मिता बीए क्लियर हो गया तो सर्वोदय ज्वाइन करेंगे। बी, कुंदन बी, ऋषिकांत बी, सी बी, सबका अलग अलग जवाब आ रहा है। देखिए आज कुछ क्वेश्चन अलग है, बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन है। गुड इवनिंग कोमल, जवाब देंगे कोमल। कुंदन ए। चलते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। दक्षिण अशोक के द्वितीय शिलालेख में अशोक के साम्राज्य का दक्षिणी सीमा का जो उल्लेख किए हैं वो किए हैं आपके चोल, पांडे, सत्यपुत और केरल। जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, ये वाले बिल्कुल सही हैं। इनका उल्लेख चोल, पांडे, सत्यपुत और केरल रूप में किया गया है। ये अशोक के दूसरा अभिलेख में है, दूसरा शिलालेख में है और इसमें दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किया गया है। दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किया गया है। अशोक जो है, अशोक मौर्य वंश के, अशोक जो हैं वो मौर्य वंश के तृतीय शासक हैं। इनके पिता का नाम बिंदुसार है और ये 269 बीसी में एक गद्दी पर बैठते हैं और 269 गद्दी बैठते हैं और ये प्रारंभ में तो ये शैव धर्म को मानते थे, लेकिन एक बौद्ध भिक्षु है जिनका नाम है उपगुप्त, तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और अशोक ने ही 261 बीसी में कलिंग का युद्ध किया था और कलिंग के युद्ध के बाद वो उपगुप्त के प्रभाव में आकर, उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु हैं, इनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जवाब देंगे। निम्नलिखित कथन पे विचार करें। तक्षशिला और कौशाम्बी बौद्ध स्थल हैं। ऑप्शन बी, उसका खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 3 का ये सबसे पहले देवा का आंसर आया। देखिए आज कुछ अलग क्वेश्चन मिल रहा है, कल से अलग क्वेश्चन मिल रहा है। ए कोमल ए, सुजीत ए, और भी लोग जवाब देंगे। चलिए चलते हैं। ऋषिकांत बी, अर्चना ए, रेखा ए। चलते हैं इसका आंसर की ओर। इसका आंसर है आपके सामने सी। इनका सी है वो बिल्कुल सही है। तक्षशिला और कौशाम्बी दोनों बौद्ध स्थल हैं, ये तो सही है। और इसका खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है, ये भी सही है। इसलिए कौन सा कथन सही है? इसलिए आपका दोनों कथन सही है, इसलिए आपका इसका आंसर होगा सी। ये जो तक्षशिला है और तक्षशिला जो है एक गंधार की राजधानी तक्षशिला थी और यहीं के आचार्य थे आपके कौटिल्य, चाणक्य। और ये जो कौशाम्बी ये वत्स महाजनपद की राजधानी है आपका कौशाम्बी।
इस हिसाब से आपका ऑप्शन होगा सी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, और चौथा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके सामने है, जो आपके सामने है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कर संग्रह, ऑप्शन बी रेशमी वस्त्र बनाने की कला, ऑप्शन सी राज्य और प्रशासन, ऑप्शन डी शिक्षा प्रणाली। जवाब देंगे आप लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है, आप लोग सर्वोदय आईएएस से जुड़कर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 4 का सी सबसे पहला आंसर देवा, उसके बाद पलविदांगी, उसके बाद सुजीत, स्कुंदन, सबका सी, आस हिमांशु सी, और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। ऋषिकांत, अंजू, डॉक्टर अर्चना, कासु, एसएसटीएम सुस्मिता, कोमल, मिस्टर हैरी, सबका सी। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे। आज क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पे है आपका, जो आगामी एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है, इसका जवाब देंगे। अर्थशास्त्र में के सप्तांग सिद्धांत और राज्य और प्रशासन, जिनका सी जवाब है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सी जवाब बिल्कुल सही है आपका, ये सी जवाब बिल्कुल सही है। और ये जो सप्तांग सिद्धांत दिए थे, ये दिए थे आपके चाणक्य, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिए थे। उनके अनुसार राज्य का 7 अंग होना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला होना चाहिए राजा, और राजा का तुलना वो सिर से किए हैं, राजा का तुलना वो सिर से किए हैं। उसके बाद दूसरा अमात्य, अमात्य का तुलना वो आंख से किए हैं, अमात्य का तुलना वो आंख से किए हैं। तीसरा है आपका वो जनपद, जनपद, और जनपद का तुलना वो जंघा से किए हैं, जंघा से किए हैं। चौथा है आपका दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग का तुलना वो बाह से किए हैं, बाह, दुर्ग का तुलना वो बाह से किए हैं, बाह से किए हैं, बाह से किए हैं। बाह से किए हैं। और पांचवा है आपका कोश, कोश, कोश का तुलना वो मुख से किए हैं, कोश का तुलना वो मुख से किए हैं। छठा है आपका सेना, सेना का तुलना वो मस्तिष्क से किए हैं, मस्तिष्क से किए हैं। और सातवां है आपका मित्र, मित्र का तुलना वो कान से किए हैं। तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, जो इस प्रकार है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, जो 7 अंग से किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलिए इसका जवाब दीजिए। रूमनदेई स्तंभ कहाँ स्थापित है? रूमनदेई स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है? बुद्ध के जन्म स्थान पे, वह स्थान जहां बुद्ध की मृत्यु हुई है, वह स्थान जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया है, वह स्थान जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। 14 का सबसे पहला जवाब आया देवा का, और भी लोग जवाब देंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। कोमल ए, सुजीत, एसके कुमारी ए, सुजीत ए, और भी लोग जवाब देंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको कम से कम एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप लोग। ऋषिकांत ए, इसका आसमान से उत्तम, मिस्टर है लिखा, रोशन, जिसका ए है बिल्कुल सही है। रूमनदेई अभिलेख स्थापित किया गया वहां जहां बुद्ध का जन्म स्थान है, बिल्कुल ए, जिसका ए जवाब है वो बिल्कुल सही है। रूमनदेई अभिलेख वहां स्थापित किया गया है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, और अशोक बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। उसके बाद वह स्थान जहां बुद्ध की मृत्यु हुई है, वो जो स्थान है ये है कुशीनगर, ये है आपका कुशीनगर।
और जो स्थान जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था ये है सारनाथ। सारनाथ। और जहां बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था ये है उर्वेला। उर्वेला, इसी का वर्तमान नाम है बोधगया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण कहां किया? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी उज्जैन। करंट से क्वेश्चन है, जवाब देंगे आप लोग। जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण कहां किया? एक क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। जी कुंदन, डी नीतू, सी कुंदन, डी ऋषिकांत, डी और भी लोग जवाब देंगे। और भी लोग एसके कुमारी, सी सुजीत, बी और भी लोग जवाब देंगे। आज कुमांशु, अर्चना भी। ऑल फ्रेंड्स में लाइक भेज लिंक। कुंदन अगर ऑल फ्रेंड में नहीं गया तो आप भेज देंगे, आपके पास हमने सेंड कर दिया है ऑल फ्रेंड्स में। हाल ही में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया है वो जगह है आपका उज्जैन। जी हाँ बिल्कुल, उज्जैन, महाकाल के नगरी उज्जैन में उन्होंने इसका अनावरण किया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। एक घड़ी ऐसा है जो हिंदू पंचांग, ज्योतिष गणना और बिल्कुल हिंदू पंचांग और ज्योतिष गणना पे आधारित है ये घड़ी, और इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में किया है। नमस्ते दिव्यांशु, थोड़ा लेट हैं आप। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। कहा अरे एक क्वेश्चन मेडाइवल का नहीं, एंशिएंट का नहीं, मेडाइवल का हो गया है। ये एंशिएंट में मेडाइवल आ गया। एक मां सुल्तान कौन था जिसने राजशाही से इस्तीफा दे दिया और 3 दशकों तक दिल्ली से दूर शांति से रहा? ये जो मेडाइवल का क्वेश्चन आ गया है, अब मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है आपका आलम शाह। बाय मिस्टेक क्वेश्चन आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एंशिएंट का क्वेश्चन है आपका। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, वो बाय मिस्टेक आ गया था। यह काश्मीर घाटी में 9 पाषाणकालीन स्थल है। कारेवास नामक प्राचीन झील के अवशेष पर स्थित उपयुक्त पैराग्राफ में से कौन सा साइट है? यानी कि 9 पाषाणकालीन स्थल वो कौन सा है जो कश्मीर घाटी में है? चूज करना है। ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी बुरझोम, ऑप्शन बी सरुतरु, ऑप्शन डी गोमती। 8 का जवाब देंगे आप लोग। 8 का जवाब देंगे। 8 का भी आया है आपका, इनका देवा का। और भी लोग जवाब देंगे। अर्चना 8B, नीतू 8C और भी लोग जवाब देंगे। 17वीं बीपीएससी स्पेशल टारगेट बैच सर्वोदय आईएएस में शुरू हो चुका है। ऋषिकांत 8B, एसके सोल्यूशन 8B, अर्चना 8B। बिल्कुल जिनका बी है आंसर बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल सही है। बुरझोम 9 पाषाणकालीन स्थल है, वो है आपका बुरझोम। ये है आपका बुरझोम, और बुरझोम से ही मालिक के साथ कुत्ता का दफनाया हुआ एक अवशेष प्राप्त हुआ है। यह है आपका बुरझोम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, और यहीं से मालिक के साथ
मालिक के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है। मालिक के साथ साथ कुत्ता भी दफनाया गया है। दफनाया गया है, दफनाया गया है। और ये जो चिरांद है आपका सारण बिहार में है। चिरांद जो है ये आपका सारण बिहार में है। सारण बिहार में है। ये भी नौपाषाण कालीन स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न के प्रारूप ही है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये है रहा। उत्तर वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार के। कृषि जीविका का प्रमुख साधन था। ऑप्शन बी, जुताई लकड़ी के फाल से की जाती थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? अरे आइस भी घाव हो गया है अर्चना। 9 का सी, देवा का 9 का सी, और भी लोग, ऋषिकांत 9 सी, एसके कुमारी 9 सी। अगर किसी ग्रुप में लिंक नहीं गया होगा तो आप लोग सेंड कर देंगे। आज बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं। स्वीटी सी, 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 एसके सी, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका सी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बिल्कुल, उत्तर वैदिक काल के बारे में निकले कथनों पर विचार कीजिए। कृषि जीविका का प्रमुख साधन था, बिल्कुल सही है। और जुताई के लिए लकड़ी का फाल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और जो बिल्कुल जिनका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल कोमल, अजय, एसके चौधरी, जिनका सी आ रहा है बिल्कुल सही है। और ये लकड़ी का हल से खेती करते थे, लकड़ी के फाल से खेती करते थे, लकड़ी के फाल से खेती करते, क्योंकि ऊपरी गंगा के मैदान में हल्की मिट्टी होती थी, और हल्की मिट्टी होने के कारण यहाँ के लोग लकड़ी के फाल से खेती करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल महाकाव्य लगभग 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था और उसमें कोवलन और माधवी का वर्णन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन संगम काल से है। आप लोग इसका जवाब देंगे, मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब है पल्लवी दांगी, बी। और भी लोग? कुंदन बी, अर्चना बी, रेखा सी, पल्लवी दांगे बी। उत्तर वैदिक काल में लोहा खोज हो चुका था, लेकिन ऊपरी गंगा के मैदान में लोग लकड़ी के फाल से खेती किया करते थे। भाग्यश्री बी, मैक्सिमम, नीतू, दिव्यांशु, सिद्धि, काजल, कुंदन, कोमल, अर्चना, सभी लोग का आंसर बी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका बी आंसर है बिल्कुल सही है। और ए है आंसर आपका बी, बिल्कुल सही है। और ये जो महाकाव्य है, इसका जो लेखक है उनका नाम है सितले सतनार, जो सतनार हैं। और इन्होंने ही कोल्लम और माधवी के बारे में उल्लेख किया है। ये जो पहला पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है शिल्पाधिकारम। इस पुस्तक के जो लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक है इलंगो आदिगल। और इस पुस्तक में कोल्लम और कनगी का, इस पुस्तक में कोल्लम, कनगी और माधवी तीनों का वर्णन किया गया है, जिसमें कोल्लम जो है एक माधवी नामक वैश्या से प्रेम करता है। इस कहानी का वर्णन आपको शिल्पाधिकारम में है। और ये जीवक चिंता, ये जो चिंतामणि पुस्तक है, इसके लेखक हैं आपको तिरुक्त देवर इस पुस्तक के लेखक है। और मन्नी मैकले तो पुस्तक लेखक है सतनार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन आपके सामने है, आदि पर्वन का प्रथम खंड है, किसका प्रथम खंड है? महाभारत का, ऋग्वेद का, विधम पिटक का, गुरु ग्रंथ साहिब का? बिल्कुल दिव्यांशु, और जवाब देंगे आप लोग? 10 नंबर क्वेश्चन है ये। इसका जवाब का वेट करें आप लोग का। 11B। और भी लोग जवाब देंगे? दीपक भी 11D बी, कुंदन, रेखा 11 का भी। आदि पर्व जो प्रथम खंड है वो है आपका महाभारत का। यह है आपका महाभारत का प्रथम खंड है, जिनका बी नहीं ए 11 का ए आंसर होगा, बी नहीं। और ये जो अभिधम पिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस पिटक के जो रचना किए हैं वो किए हैं मोगली पुत्तिस इस पिटक के रचना किए हैं। और ये पिटक आपका तृतीय थर्ड बौद्ध संगति में इसका रचना हुआ है, और रचना करता है मोगली पुत्तिस। और गुरु ग्रंथ साहिब ये सिख धर्म से संबंधित है, ये सिख धर्म से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज से क्वेश्चन में दम लग रहा है। जवाब देंगे अंग्रेज। गुप्त युग में समाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज के लिए ऑप्शन ए, महिलाओं का समग्र स्थिति में गिरावट जारी थी, सती प्रथा प्रचलित थी। दिए गए कोड में उपयोग क्या? सही उत्तर को चुनना है आप लोग का। ए और केवल एक, बी केवल 2, ए हो गया आपका सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 ना तो 2। रेखा सी, रेखा, कुंदन, अर्चना, कुंदन, एसके, कुमारी सी। जवाब देंगे सभी लोग। स्वीटी 12C, नीतू डी। और भी लोग जवाब देंगे। अनब्रेकेबल शायर, क्या गजब नाम है भाई। डी अजय कुमार, अजय बी। बताएंगे इसका गुप्त युग में समाज के लिए जो इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जवाब देंगे। महिलाओं के समग्र स्थिति में गिरावट आई, बिल्कुल सही था ये। और सती प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है सी 1 और 2 दोनों सही होगा। 1 और 2 जिनका सी है बिल्कुल सही है। जी हाँ, जिनका सी है बिल्कुल सही है, क्योंकि गुप्त काल में महिलाओं की समग्र स्थिति में गिरावट आई, क्योंकि इस काल में सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। इस काल में बाल विवाह, अल्प आयु में विवाह और इस लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद होना, ये सब कारण हो गया था। इसलिए इस स्त्रियों की स्थिति में समग्र गिरावट आई थी। और इस काल में सती प्रथा का भी प्रचलन हो गया था, जिसका वर्णन भानुगुप्त का एरन अभिलेख करता है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख करता है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख करता है सती प्रथा के बारे में। और इसी में आपका सती प्रथा की जानकारी दी गई है। और इस काल में स्त्रियों की समग्र स्थिति में गिरावट आई। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। क्या हुआ कुंदन? गुड नाइट, बड़ा जल्दी हो गया। क्वेश्चन आपके सामने है। अजंता के चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के किस स्कूल से संबंधित है? हिनयान, महायान, ब्रजयान। डी 1 और 2 दोनों।
देवा का सबसे पहले जवाब, सबसे पहले चिराग का है सी काजल चौधरी, सी देवा, डी दीपक, डी ऋषिकांत, सी कोमल, सी स्वीटी, डी अर्चना, डी कुंदन, डी पलविदांगी, बी रेखा, थ्री का डी, जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनका डी जवाब है बिल्कुल सही है। अजंता के जो बौद्ध धर्म के जिसको संबंधित है वो हिनयान और महायान दोनों से हैं, तो ए और बी दोनों होगा। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही है, हिनयान और महायान। ये जो हिनयान और महायान है ये दोनों चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति में ये जिससे कनिष्क का काल था, कनिष्क राजा था, उस समय हिनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म टूट गया। और जब 7वीं सदी आई, जब 7वीं सदी आई तो 7वीं सदी में बौद्ध धर्म का एक और शाखा अलग हो गया, एक और संप्रदाय बना जिसका नाम है ब्रजियान, और इसी में भगवान बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। और यहाँ पे आपका पचमकार का क्रिया शुरुआत हो जाता है ब्रजियान शाखा में ही। और 10वीं शताब्दी आते आते ब्रजियान शाखा से एक नया शाखा टूटता है जिसका नाम है कालचक्र यान। बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समय लेकर आप लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन को समय लेकर बनाएंगे। समय लेकर आप लोग बनाएंगे। पच्चीस नंबर क्वेश्चन, इसको मिलाना है आप लोग को। क्लास का बारे में आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा, कुंदन ग्रुप में देख लेंगे। अजय कुमार, अजय सी, कोमल सी, और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे इसका। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, दीपक सी, नीतू बी। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन ही है। 14 हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी 20 पहुंच जाएंगे। कुंदन जवाब देकर ही गुड नाइट होना चाहिए। स्वीटी सी, अर्चना सी, काजल डी, स्वीटी सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्यों। ये जो सन्नी आता है ये आपका मुख्य कोषाधिकारी में, मुख्य कोषाधिकारी में ए का डी, और ये आपका समाहर्ता जो हुए, समाहर्ता है ये आपके कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू हैं, प्रादेशिक हैं, ये आपके आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट हैं, और रज्जुक हैं ये आपके भूमि सर्वेक्षण है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। जो सी दिए हैं वो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनब्रेकेबल शायर सी बिल्कुल सही। आपका नाम कुछ अलग है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपको सामने, आप लोग के सामने। 15 नंबर क्वेश्चन, बड़ा जल्दी आज सबका नींद आ रहा है भाई। पूनम क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या? क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है? आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 15। सबसे पहला जवाब आया दीपक सी, देवा डी, पूनम सी, ऋषिकांत सी, अनब्रेकेबल शायर सी, कोमल डी, और भी लोग जवाब देंगे। स्वीटी डी, एस के सोल्यूशन सी, नीतू सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का, पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का। सभी का सी है, अर्चना एस के सोल्यूशन, एस के कुमार सी, सी सी। ये जो सारनाथ का स्तंभ लेके इस पे 4 जानवर के बारे में बताया गया है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति को जो दर्शाता है, जो सी है वो बिल्कुल सही है,
वो सी है आपका, बिल्कुल सही है, ए सी जवाब होगा। इसमें घोड़ा भी है, हाथी भी है, शेर भी है और बैल भी है, बैल भी है। ये चारों जानवर है। घोड़ा जो है वो पश्चिम की ओर, घोड़ा जो है वो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। हाथी जो है, हाथी जो है आपका, हाथी जो है आपका पूर्व की ओर इसका फेस है। और शेर जो है आपका, शेर जो है आपका उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। और बैल जो है आपका ये दक्षिण की ओर है, बैल जो है आपका दक्षिण की ओर है। ये जो घोड़ा है ये जो पश्चिम की ओर मुंह खड़ा है, ये कहा जाता है कंथक है, एक जगह कंथक का प्रतीक मानते हैं। ये जो हाथी है, हाथी है जो बुद्ध के जन्म के प्रतीक मानते हैं। और शेर उनके आत्मज्ञान के बारे में दर्शाता है। और बुद्ध के जन्मदिन के बारे में बैल के बारे में दर्शाता है। ये आपका चार जानवर है, जो चारों जानवर का ये जिस तरह फेस है वो बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जवाब देंगे सभी लोग। सोलह नंबर क्वेश्चन, गुप्त युग में निम्नलिखित में से कौन से राजवंश ने कश्मीर पर शासन किया? गोनंद, कारकोट, नागा राजवंश, डिप्युक्त सभी। 16 नंबर क्वेश्चन, अजय कुमार अजय डी, दीपक बी, सूरज डी, बी, रेखा डी, सूरज डी, अर्चना डी, पूनम बी, कोमल बी, और भी लोग, सूरज डी, डी 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 डी। जिनका डी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। गुप्त युग में निम्नलिखित, गुप्त युग में, गुप्त युग में निम्नलिखित में से किस राजवंश पे कश्मीर का शासन था? ये था आपका गुप्त वंश में जो था वो तीनों का था उपयुक्त डी। और कश्मीर के जो शासन के बारे में जो बताते हैं, एक हमारे हैं कलहन, कलहन, कलहन के राज तरंगिणी से पता चलता है, कलहन के राज तरंगिणी से, राज तरंगिणी से पता चलता है कश्मीर के इतिहास के बारे में। और वो उस पुस्तक से पता चलता है कि जब हमारे यहाँ गुप्त काल चल रहा था तो उस समय कश्मीर में तीनों राजवंश ने शासन किया। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें गुप्त काल का समाज का वर्णन मिलता है? गुप्त काल के समाज का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए अमरकोश, ऑप्शन बी बृहद संहिता, ऑप्शन डी कामसूत्र। उपयुक्त दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुने। ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1 2 3। जवाब का वेट है 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। सबसे पहला जवाब किसका आता है देखते हैं। दीपक, सूरज, अर्चना, तीनों का ए है, स्वीटी का भी ए है, नीतू का भी है, रेखा का, अनब्रेकेबल शायर डी, कोमल सी, अर्चना 17 ए। इसको कल क्लास आप ग्रुप में अपडेट किया जाएगा कल क्लास के बारे में। ए आपका जो आंसर है, इसका जो आंसर है आपका डी होगा। बिल्कुल जो डी दिए हैं जवाब वो डी आंसर होगा आपका। गुप्त काल में निम्नलिखित में से गुप्त काल के समाज का जो वर्णन मिलता है, गुप्त काल का जो समाज का वर्णन मिलता है वो इन तीनों पुस्तक से मिलता है आपको, अमरकोश, बृहद संहिता और कामसूत्र। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा डी होगा 1 2 3। अमरकोश जो पुस्तक है, अमरकोश जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं ये हैं अमर सिंह, अमर सिंह। अमरकोश पुस्तक के लेखक हैं अमर सिंह। बृहद संहिता के पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं आपके वाराह मिहिर, वाराह मिहिर, वाराह मिहिर। और कामसूत्र पुस्तक के लेखक हैं वात्स्यायन,
वात्स्यायन, ये इस पुस्तक से लेखक हैं। और कामसूत्र की पुस्तक वात्स्यायन से ही पता चलता है तो उस काल में, गुप्त काल में दास और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। जिनका डी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने है 80 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा बताता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद शिलालेख, ऑप्शन बी कंधार शिलालेख, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा शिलालेख, ऑप्शन डी रोमन शिलालेख। सबसे पहले 18 का जवाब किसका आया है? पल्लवीदांगी, दीपक दोनों का सी है, एसके कुमारी का डी है। और भी लोग जवाब देंगे। देवासी, अनब्रेकेबल शायर डी, रेखा सी। और भी लोग, आज काफी कम लोग जुड़ पाए हैं, ऐसा क्या हुआ? कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा बताता है, ये है आपका जो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मैक्सिमम लोग कोई ऑप्शन डी, कोई ऑप्शन सी। जो हाथी गुम्फा लेख है बिल्कुल सी, जो ऑप्शन सी दिए उनका बिल्कुल सही है। और ये देता है आपका हाथी गुम्फा शिलालेख। और जो हाथी गुफा शिलालेख है ये उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है, उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है, उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। और ये जो शिलालेख है वो खुदवाए थे आपको एक खारवेल नामक राजा हैं, एक खारवेल नामक राजा हैं। और ये जो हाथी गुम्फा लेख है इसकी जो लिपि है, इसकी जो लिपि है, इसकी जो लिपि है आपकी ब्राह्मणी, इसकी जो लिपि है वो है आपकी ब्राह्मणी। और इसका जो भाषा है वो है आपके प्राकृत, और इसका भाषा है आपका प्राकृत। और हाथी गुफा अभिलेख से ही पता चलता है कलिंग को नंद साम्राज्य का हिस्सा इसी में बताया गया है। हाथी गुफा अभिलेख ये उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। और इस जो खुदवाए थे वो थे खारवेल, इसके लिपि है ब्राह्मणी और भाषा है आपका प्राकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रहा। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसको जवाब देंगे। इसको मिलाना है, आप लोग समय लेकर इसका जवाब देंगे। समय लेकर आप लोग जवाब देंगे इसका। ओके दिव्यांशु जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले सूरज, कोमल, 2 का सी जवाब आया है। और भी लोग जवाब देंगे। अर्चना सी, स्वीटी सी, सलोनी सी, दीपक डी, निर्वाण आई सी। और भी लोग जवाब देंगे इसका। सूरज सी, नीतू, देवा दोनों का सी है। दोनों का सही है। 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है। एक उस पर एक स्पेशल क्लास लिया जाएगा सतीश सर के द्वारा। और 17वीं बीपीएससी के टारगेट बैच आपका सर्वोदय आईएएस का मेन ब्रांच विसार तालाब और एक आकाश टेक्निकल बाईपास ब्रांच पे शुरू हो चुका है। रॉयल ऑफिसर सी, जिनका सी है वो बिल्कुल सही। देखते हैं क्या होता है। पाटलिपुत्र ये है आपका बिहार में, स्वर्णगिरी ये है आपका कर्नाटका में, उज्जैन ये है आपका मध्य प्रदेश में, और तोसली ये है आपका उड़ीसा में।
तो इस हिसाब से आपका आंसर होता है सी। सी, जिनका सी जवाब है वो बिल्कुल सही है। सी जवाब है उनका, सी बिल्कुल सही है। और उड़ीसा, तोसली, उज्जैन मध्य प्रदेश, स्वर्णगिरी कर्नाटका और पाटलिपुत्र बिहार, बिल्कुल सही। 19 का बिल्कुल सही, जिनका सी जवाब है बिल्कुल सही है। और चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन जवाब देंगे आप लोग। राजधानी का सही ढंग से मेल खाता है, सही ढंग से मेल खाता है कौन सा है? अंग तोसली, बी मगध कुशाम्बी, डी अवंती उज्जैन, गंधार चंपा। बीस का सी। और भी लोग जवाब देंगे। पल्लवी सी, कोमल सी, रेखा, निर्वाण एस सी, सूरज सी, नीतू कुमारी सी, डीएस कॉन्सेप्ट सी, निर्वाण, सूरज, सबका सी आ रहा है। अर्चना, सूरज, ए सी 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 सी, जिनका सी है। देखते हैं ये जो है अंग, अंग का जो राजधानी था वो था आपका चंपा। चंपा, चंपा ये वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है आपका अंग। ये भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र को बोलते हैं अंग क्षेत्र। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, मुंगेर का क्षेत्र, मुंगेर का क्षेत्र है। भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है आपका, ये आपका अंग। मगध, मगध का जो राजधानी है ये है आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और अवंती उज्जैन बिल्कुल सही है। और गांधार, गांधार का राजधानी था आपका तक्षशिला, तक्षशिला, जहां के आचार्य थे आपके, जहां के आचार्य थे आपके चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है। तो इसका सी बिल्कुल, सी आंसर बिल्कुल सही है। और ये जो है ये महाजनपद के नाम दिए गए हैं और ये 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और जो 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, एक बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय। और एक जैन ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सुक्त, भगवती सुक्त, भगवती सुक्त। इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। और ये जो 16 महाजनपद है और के बारे में बताया गया है, इसका जो सही आंसर है वो सी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो जाता है और कल मिलते हैं। कल भी आपको टॉप 20 एमसीक्यू रहेगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। उसमें कल अलग अलग सब टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। और इसी तरह कल 20 नहीं 25 करेंगे, कल 25 क्वेश्चन करेंगे आपका एंशिएंट हिस्ट्री से। उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। कल अब मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज बच्चा कम जुड़ा था।